अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज ऑन पेज एसईओ। ठीक है, हमने ऑन पेज को समझना है कि ऑन पेज क्या है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक प्रैक्टिकल लेवल पे एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, कि हमें ये पता चल जाए कि ऑन पेज क्या चीज़ है। मैं यहाँ पे कोई भी ई कॉमर्स की एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले सर्विस शूज को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान के ग्रीनाउंड ब्रांड है सर्विस। ठीक है, और हम सबसे पहले वेबसाइट को देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, वेबसाइट पे जितनी भी चेंजेस होती हैं, ठीक है, एसईओ से रिलेवेंट, वो सारी की सारी कहलाई जाती हैं ऑन पेज एसईओ। उसके अंदर हमारे एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिन चीज़ों को हमने देखना होता है? सबसे पहले हम उन सब चीज़ों के अंदर ये चीज़ देखते हैं कि मेटा डाटा को देखते हैं। कीवर्ड्स पे हम आएंगे, मगर सबसे पहले हम मेटा डाटा को देखेंगे। मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा एक वो डाटा है जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट करते हैं, जिसके बिहाफ के ऊपर गूगल उसको क्रॉल करता है। क्रॉल करने के बाद उसके अंदर हमने अपने कीवर्ड्स ऐड किए होते हैं, और उस कीवर्ड के अगेंस्ट हमारे जो यूआरएल होते हैं वो ऑप्टिमाइज होते हैं, और फिर हम उसके रिजल्ट्स को देख सकते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। तो सबसे पहले हम टाइटल टैग को देखेंगे, फिर उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन को, मेटा रोबोट टैग्स को, मेटा कीवर्ड्स को, और कॉल टू एक्शन को। ठीक है, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं मेटा टैग्स को। सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि देखें, कोई भी चीज गूगल के ऊपर जब तक इंडेक्स नहीं होती, इंडेक्स का मतलब है कि सेव नहीं होती उसके सर्वर में, उसके डेटाबेस में वो चीज ऐड नहीं हो जाती, इंडेक्स नहीं हो जाती, तो वो चीज गूगल के ऊपर कभी नजर नहीं आएगी। तो उसके लिए हम साइट ऑपरेटर यूज करते हैं कि क्या ये वेबसाइट इंडेक्स है कि नहीं है। तो उसके लिए हम साइट का ऑपरेटर यूज करते हैं। साइट का ऑपरेटर यूज करेंगे, ये सिर्फ हमें वो रिजल्ट अभी शो करेगा जो रिजल्ट इंडेक्स है, मतलब जो रिजल्ट गूगल के सर्वर पे सेव है। और उनमें जब हम सेव हो जाती है, हमारी वेबसाइट इंडेक्स हो जाती है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे टाइटल्स क्या हैं। अब देखें, ये जो ब्लू लिंक आपको नजर आ रहा है सारा, वेलकम टू सर्विस ऑनलाइन शू स्टोर मैन वुमेन एंड किड, इसको कहते हैं टाइटल। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। टाइटल होता है 70 करेक्टर्स का मैक्सिमम। 50 से 60 करेक्टर्स तक हम मिनिमल, जो ऑप्टिमल होता है, जो प्रॉपर ऑप्टिमाइज वे होता है, वो 50 to 60 करेक्टर्स होते हैं। करेक्टर्स ये होते हैं कि WELCOME। ठीक है, ये 6 करेक्टर्स बनते हैं इसी तरीके से। अब मैं इसको करेक्टर के काउंट को देख लेता हूँ कि इसका करेक्टर काउंट कितना है। तो वर्ड काउंटर एक हमारे पास फ्री वेबसाइट है जिसपे हम काउंट देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि आप 55 करेक्टर्स हैं, वो 10 वर्ड्स हैं। और ये इसका टाइटल है बेसिकली, जिसको हम मेटा टाइटल का नाम देते हैं, मेटा टाइटल। ठीक है, इसके बाद अब हमने चेक करनी है इसकी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ये है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, वेलकम टू सर्विस ऑनलाइन शू स्टोर इन पाकिस्तान। ये चीज है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन 320 करेक्टर्स तक होती है, मगर ऑप्टिमल 150 to 160 होती है। ठीक है, अभी ये 225 करेक्टर्स हैं। ठीक है, ये 320 तक इसकी आप लिमिट रख सकते हैं। ये आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, जो हम लोग अपनी वेबसाइट पे सेव करते हैं। अब इसमें कीवर्ड्स की एडिशन होती है। अब जैसे आप ये देखें कि सर्विस ऑनलाइन शूज, अब अगर मैं गूगल पे ये चीज लिखता हूँ सर्विस ऑनलाइन शूज, तो गूगल पे मुझे सर्विस के रिजल्ट्स नजर आएंगे, क्योंकि मैंने सर्विस को ऐड किया हुआ, सर्विस का कीवर्ड ऐड किया है। इस चीज को कहते हैं ब्रांडेड कीवर्ड। ठीक है, अगर मैं ब्रांडेड की जगह उस ब्रांड के नाम के बगैर लिखूं मैन शूज, ठीक है, तब हम देखते हैं कि सर्विस शूज आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे हमारे पास 10 लिंक्स आते हैं, जिसमें अभी हम लोग देख रहे हैं कि रैंकिंग्स आ रही हैं। तो अब सर्विस की हम रैंक देखेंगे कि सर्विस का मैन शूज पे जो पोजीशन है वो 10th या 11th पोजीशन पे यहाँ पे गूगल पे वो इंडेक्स होके स्टैंड करे, उसकी रैंकिंग ये है, और इसका मेटा टाइटल ये है, और मेटा डिस्क्रिप्शन ये है, और ये इसका यूआरएल है, ये कलेक्शन मैन का यूआरएल है। तो अब ये ओपन जब होगा तो ये मैन कलेक्शन पे जाएगा। तो हमने मैन कलेक्शन को यहाँ से जब हम देखेंगे तो आपको यही यूआरएल नजर आएगा, और इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी आपको नजर आएगी, बाय लेटेस्ट शूज फॉर मैन ऑनलाइन, क्योंकि वो हमने अपडेट की थी। अगर हम जाकर इसको क्रॉस चेक करें कि बाय लेटेस्ट शूज फॉर मैन को के वेबसाइट पे अपडेट है, और मैन शूज पे हम दोबारा जाते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर उसी तरीके से अपडेट है कि नहीं,
तो वो चीज हमें ये अभी यहाँ पे हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये बाय लेटेस्ट शूज फॉर मैन ऑनलाइन इन पाकिस्तान, यहाँ से अगर हम इसको टैली करें जो वेबसाइट पे ऐड हुआ हुआ है, तो ये उसी तरीके से आपको शो हो रही है। और क्रॉस वेरीफाई भी हमने कर दी कि जो गूगल पे रिजल्ट इंडेक्स हैं वो तब आते हैं कि जब हम अपनी वेबसाइट पे ऑन पेज करते हैं और इस कलेक्शन का जो ये मेन कलेक्शन है इस पे हमने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को अपडेट की है, जिसकी वजह से वहां पे ये रिजल्ट शो हो रहे हैं आप। अब मेटा रोबोट जो टैग होते हैं ये वो टैग हैं जो वेबसाइट पे हम लोग इंडेक्स या नो इंडेक्स पे करते हैं, ठीक है। कि हम हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि क्या हमने ये पेज गूगल पे शो करवाना भी है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम मेटा टैग्स, बेसिकली ये भी मैंने सोर्स कोड ओपन कर ली है। यहाँ पे हमें ये चीज समझ आ जाती है कि क्या नो इंडेक्स के टैग अपडेटेड हैं कि नहीं। तो वो इंडेक्स के टैग हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये चीजें हैं कि नहीं। अब ये मेटा रोबोट जो टैग्स हैं आपके, ठीक है, ये ज्यादातर यूज तब होते हैं कि जब हमने किसी भी लिंक को डू फॉलो करना हो, नो फॉलो करना हो, या हमने उस पेज को इंडेक्स का ऑप्शन देना हो या नो इंडेक्स का ऑप्शन देना हो। ये चीज अभी एक मैंने आपको बता दी है, मगर ये चीज समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये टेक्निकल पर्सपेक्टिव की चीज है। मगर मैंने आपको एक व्यू बता दिया कि ये हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे हमें इसका इसको यूज क्यों करते हैं। फिर मेटा कीवर्ड्स आ जाते हैं। अब कीवर्ड्स जब भी आप देखेंगे, अब वो चाहे सोर्स कोड में ऐड हों, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारी हमने मेटा टाइटल देखा था, अब वो मेटा प्रॉपर्टी यहाँ पे इसी तरीके से टाइटल नजर आ रहा है, बाय लेटेस्ट शूज फॉर मैन ऑनलाइन इन पाकिस्तान, जो हमने यहाँ पे भी चेक किया था, बाय लेटेस्ट शूज फॉर मैन ऑनलाइन इन पाकिस्तान। तो ये चीज फिर बैक एंड पे कोड पे HTML के अंदर आप देख सकते हैं, वहां पे ये फीड होती है क्योंकि गूगल ने इस चीज को पढ़ना होता है HTML को, ठीक है, तब वो जाके सेव करती है। तो हमने अपनी वेबसाइट पे अपनी प्रॉपर्टी में ये चीजें ऐड करनी है। उसके बाद आ जाते हैं कॉल टू एक्शन। अच्छा, कॉल टू एक्शन बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर किसी भी जगह पर आपको बाय नाउ बाय नाउ लिखा है या क्लिक हेयर लिखा है और उसके बैक एंड पे एक लिंक लगा हो जो आपको उस जगह पर लेके जाया जाए, तो वो चीज कॉल टू एक्शन है। अब जैसे कि ये टाइटल लिखा हुआ है, ये अगर ऑप्टिमाइज है, इस पे मुझे समझ आ रही है कि मैंने शूज लेना है और यहाँ पे लेटेस्ट शूज की कलेक्शन है, तो ये कॉल टू एक्शन ये भी है, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और उस पेज के ऊपर चला जाऊंगा। ये कॉल टू एक्शन में एक चीज आ जाती है कि आप एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो आपको उस चीज के लिए बुला रहे हैं कि आप ये एक्शन परफॉर्म करें, कि आप बाय करें या लर्न मोर करें, इस तरीके से। अब कंटेंट बहुत बड़ी एक चीज है कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या है। बेसिकली गूगल देखता ही कंटेंट है। अब मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन भी कंटेंट की एक टाइप है, उनको मगर मेटा डाटा कहा जाता है। फिर कंटेंट ब्लॉग्स में आ जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, विकीपीडिया हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब विकीपीडिया पे कंटेंट आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा कंटेंट आपको नजर आता होगा, ये बहुत फेमस वेबसाइट है। अब यहाँ पे अगर आप किसी भी किस्म का टॉपिक लिखेंगे, ठीक है, तो उस चीज का आपको कंटेंट मिलेगा। मतलब मैं लिखता हूँ हाउ टू परचेज अ बेड फ्रॉम दुबई टू पाकिस्तान, हम कर लेते हैं। तो इसमें अब ये देखिए आपको मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन नजर आ गया, हाउ टू सेंड फर्नीचर टू पाकिस्तान फ्रॉम UAE। अब ये कंटेंट है। अब इस कंटेंट के अंदर इन्होंने हेडिंग्स भी दी होंगी, ये इनकी अपनी वेबसाइट का कंटेंट है, इसके अंदर इन्होंने कीवर्ड्स भी ऐड किए होंगे, इंटरनल लिंक भी दिए हुए हैं जो इनके दूसरे पेजेस पे लेकर जा रहे होंगे। तो ये प्रॉपर एक कंटेंट का एक तरीका है।
अब हमने कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन जब करनी है तो हमने उसके अंदर देखना है कि प्लेजरिज्म ना हो। प्लेजरिज्म का मतलब ये है कि मैं इस कंटेंट को कॉपी कर दूं और अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर दूं। जब मैं इस तरीके से अपनी वेबसाइट पे यही कंटेंट पेस्ट कर दूंगा तो गूगल ने जब इस चीज को, इस कंटेंट को एनालाइज किया हुआ है, इसने इंडेक्स किया हुआ है, तो वो जो मेरे पेज पे, जो मैं अपनी वेबसाइट पे ये कंटेंट पेस्ट करूंगा, तो मुझे टूल की मदद से ये पता चल जाता है कि ये प्लेजरिज्म वाला कंटेंट है। ठीक है। तो इस तरह हम प्लेजरिज्म को देख लेते हैं। उसके बाद कंटेंट की फ्रेशनेस। अब बात ये है कि कंटेंट की फ्रेशनेस का मतलब ये है कि अब इस कंटेंट के अंदर एक प्रॉब्लम था कि इसने हमें बताया था हाउ टू सेंड फर्नीचर, ठीक है, टू दुबई फ्रॉम पाकिस्तान। अब बात ये है कि ये तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, अब ये चीजें तो चेंज भी होती हैं। अब अगर मैं इस कंटेंट के अंदर 2024 के रूल्स अप्लाई करूंगा तो वो कंटेंट में फ्रेश कर रहा हूँ, मतलब उस कंटेंट के अंदर जो रियल वर्ल्ड के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं उस लिहाज से मैंने उस कंटेंट को अपडेट करना है, तो उसको कंटेंट की फ्रेशनेस कहते हैं। ये एल्गोरिदम भी है गूगल का जो वो जिस तरीके से एनालाइज करते हैं। अब कंटेंट की फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग बहुत सिंपल सी बात है और बहुत सिंपल सी चीज है कि जब भी आप ये देखें, अब ये फॉर्मेटिंग है, अब इस ये चीज अगर बोल्ड है तो ये फॉर्मेटिंग में आता है, ठीक है। अब अगर आप इसमें कोई बुलेट पॉइंट्स यूज कर रहे हैं तो वो फॉर्मेटिंग में आता है, ठीक है। ये चीजें होती हैं कंटेंट को खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं इसमें आपको लिख देता हूँ कि कंटेंट फॉर्मेटिंग सैंपल्स, ठीक है। अब मैं सैंपल्स देख लेता हूँ, मैं फिर दोबारा ब्लॉग पे चला जाऊंगा क्योंकि वही कंटेंट हमें गूगल पे नजर आता है जो हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट, अब जैसे देखें, अब इन्होंने यहाँ पे लिंक ऐड किए हुए हैं, कलर्स ऐड किए हुए हैं, तो ये फॉर्मेटिंग में आता है। अब यहाँ पे अगर वन ऐड किया हुआ है ये भी फॉर्मेटिंग में आता है। अब यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट्स भी यूज कर सकते थे जैसे इन्होंने यहाँ पे किए हुए हैं, तो ये फॉर्मेटिंग होती है। ये कंटेंट को प्रेजेंटेबल ऐसा करती है कि कंटेंट खूबसूरत लगे और रीडर अच्छे तरीके से पढ़ सके। अब ये चीजें ह्यूमन फ्रेंडली और रीडेबिलिटी को भी असर देती हैं। अब ह्यूमन फ्रेंडली ये कि इसके अंदर एआई यूज ना हुई हुई हो, ठीक है। जब आप एआई यूज करेंगे तो ये कंटेंट डुप्लीकेट हो सकता है, प्लेजराइज हो सकता है, क्योंकि ये सारा कंटेंट इधर से ही अपडेट होता है, ठीक है। अब रीडेबिलिटी क्या है कि इतनी इजी वर्डिंग्स हो कि हर बंदा इस कंटेंट को पढ़कर समझ सके, क्योंकि सिर्फ हमने इसका, हमारा मकसद ये तो नहीं है कि हमने सिर्फ अपलोड करना है, सिर्फ हमने मेटा टाइटल या फॉर्मेटिंग करनी है। मकसद ये है हमारा कि हमारे कंटेंट को भी पढ़े, रीडर कंटेंट को पढ़े और उसको एब्जॉर्व करे, उसको समझ सके और फिर कोई एक्शन परफॉर्म हो। तो उसके लिए रीडेबिलिटी हमें स्ट्रांग रखनी पड़ती है, ठीक है। अब कीवर्ड प्लेसमेंट। अब देखें, जैसे कि मैं अब आपको बताता हूँ, हर चीज में कीवर्ड्स आते हैं। अब हमने कीवर्ड की, हमने हमारा कीवर्ड क्या था जो हमने क्यूरी की थी, कंटेंट फॉर्मेटिंग सैंपल। अब हमारा मेन कीवर्ड ये है कंटेंट फॉर्मेटिंग। अब हमने इस ब्लॉग को ओपन किया है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करूंगा और कंटेंट फॉर्मेटिंग करूंगा तो वो मुझे टोटल बता देगा इस कंटेंट में, इस पेज पर कंटेंट फॉर्मेटिंग कितनी दफा यूज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मेन हेडिंग पे कंटेंट फॉर्मेटिंग यूज हुई हुई है, फिर दोबारा कंटेंट फॉर्मेटिंग हेडिंग्स में यूज हुआ है, डिफरेंट जगहों पर कंटेंट पे कीवर्ड की प्लेसमेंट हुई है, हेडिंग्स में की हुई है, सब हेडिंग्स में की हुई है, कंटेंट के अंदर की हुई है कि जब क्रॉलर आए, क्योंकि ये पेज क्रॉलर ही आता है। क्रॉलर वो चीज है, वो बोट है बेसिकली, जो आएगा और इस चीज को फेच करेगा डाटा, फिर जाकर इंडेक्स होगा, क्योंकि कोई सिग्नल होगा, कोई चीज ऐसी होगी तो इस पे आएगी, वो चेक करेगी, उसको क्रॉलर कहते हैं। बोट्स भी कहते हैं, गूगल बोट्स कहते हैं, क्रॉलर होते हैं जो वेबसाइट से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फेच करते हैं और जाकर इंडेक्सिंग सर्वर में उसको अपलोड करते हैं, या इंडेक्सिंग सर्वर में उसको ऐड करते हैं कि ये कंटेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब भी वो इंडेक्स होता है। तो ये चीजें कीवर्ड प्लेसमेंट में आती है। अब हेडिंग टैग ऑप्टिमाइजेशन है। प्लेजरिज्म मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। यूनिक कंटेंट और प्लेजरिज्म में ज्यादा डिफरेंस नहीं। यूनिक कंटेंट वो है कि जिसके अंदर प्लेजरिज्म है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। उसके लिए हम टूल इस्तेमाल करते हैं, ये smalltool.com है, या आप बेशक अपने पास ऐड भी कर लें। प्लेजरिज्म चेकर है इसमें, आर्टिकल री राइटिंग है, ग्रामर चेकिंग है, इसमें वर्ड काउंटर है, हर एक चीज है। प्लेजरिज्म में आपको पता चल जाएगा कि ये कंटेंट यूनिक है या ये डुप्लीकेट कंटेंट है। जिस तरह के मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैं इस कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट पे पेश करूंगा तो ये मुझे मेरे वेबसाइट पे बताएगा कि ये इस सोर्स से आपने कंटेंट लिया हुआ, तो प्लेजराइज कंटेंट है। तो हमने यूनिक कंटेंट करने। अब कीवर्ड डेंसिटी क्या है, कि कीवर्ड डेंसिटी ये होती है कि आपने इसको, अगर आप 1000
करेक्टर्स का या 1000 वर्ड्स का अगर आप कंटेंट लिखते हैं तो आप उसमें कितने ज्यादा कीवर्ड ऐड करते हैं। अब जैसे कि अब अगर इस टोटल कंटेंट को अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे कितनी दफा यूज हुआ हुआ है सिंपल हमारा कंटेंट फॉर्मेटिंग का। अब मैं सिर्फ इतनी सी लाइन को लेता हूँ, ठीक है, इतनी सी लाइन को लेकर मैं ये चेक कर लेता हूँ कि ये 832 कैरेक्टर्स हैं और 129 वर्ड्स हैं। तो मैं यहाँ पे कंटेंट फॉर्मेटिंग देखता हूँ और मुझे नजर आता है कि 1 2 3 4 चार जगह हमारा 129 वर्ड्स में हमारा यूज हुआ है। तो मैंने सिंपल क्या करना है कि मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लेना है डेंसिटी चेक करने के लिए। मैंने क्या करना है कि मैंने 129 को डिवाइड कर देना है 4 पे, क्योंकि इतनी दफा हमने इसके अंदर यूज की है। जो रिजल्ट आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, ठीक है। तो ये इस तरीके से फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। कभी मतलब आप फार्मूला नहीं भी यूज करते तो तब भी ठीक है, कभी कभी फार्मूलाज गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको प्रॉपर उसका नहीं है तो आपने कीवर्ड डेंसिटी का फॉर्मूला गूगल से पिक कर लेना है, कीवर्ड डेंसिटी फॉर्मूला, ठीक है। अब डिवाइड द नंबर ऑफ टाइम्स, अब वो आपको बता देगा कि ये किस तरीके से यूज हुआ है। जैसे अब इसने इस पिक्चर में बताया हुआ है, ठीक है, कि नंबर ऑफ टाइम्स कीवर्ड इज यूज टोटल वर्ड काउंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने इसको इसी तरीके से यूटिलाइज कर लेना है कि हमने 4 दफा इसको इस्तेमाल किया डिवाइडेड बाय 129, ठीक है। अब ये पॉइंट्स में हमें बताया देगा, मल्टीप्लाई बाय हम इसको 100 कर देंगे। तो ये ओरिजिनल 3% हमारी डेंसिटी है कि हमने 3% तक इसको यूटिलाइज किया है। तो 2 से 3% तक कीवर्ड डेंसिटी हो तो वो ठीक रहती है, मगर आपको वर्ड काउंट भी फिर बढ़ाना पड़ता है कि आपके ज्यादा जितने वर्ड्स होंगे तो कीवर्ड डेंसिटी उतनी ही ज्यादा आपकी सेटल होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड कैनिबलाइजेशन है। अब कीवर्ड कैनिबलाइजेशन ये है कि मेरे मेन शूज के ऊपर मैं चाहता हूं कि मेरा जो यूआरएल है वो मेन शूज का नजर आए, ठीक है। ये यूआरएल मेरा शो, ये पेज मेरा शो, मगर मुझे ये पता चलता है कि मैं मेन शूज लिखता हूँ उस पे मेरा कोई वुमेन का भी शूज नजर आ रहा है या मेरा कोई कलेक्शन का चप्पल का शूज कीवर्ड नजर आ रहा है, तो वो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन होती है। मतलब ये कि अगर आपने एक कीवर्ड ऑप्टिमाइज किया है मेन शूज के ऊपर, तो उसके ऊपर फिर मेन शूज के रिजल्ट नजर आ रहे हो, मेन शूज के ऊपर आपके कोई दूसरा रिजल्ट शो ना आ रहा हो, ठीक है, वो आपको नजर ना आए गूगल के ऊपर, तो इसको कीवर्ड कैनिबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरनल लिंकिंग के ऊपर और कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इंटरनल लिंकिंग पे आ जाते हैं। इंटरनल लिंकिंग क्या है कि जैसे मैंने आपको बैकलिंक समझाया था, इसी तरीके से इंटरनल लिंक होते हैं। अब ये इस वेबसाइट पे जितने भी लिंक लगे हैं ये सब इंटरनल लिंक्स हैं, क्योंकि ये आपको किसी ना किसी लोकेशन पे लेकर जाएंगे, इस वेबसाइट की किसी पेज पर लेकर जाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ कंटेंट पे अगर ये परफेक्ट शूज फॉर एनी ओकेजन है तो यहाँ पे ये कीवर्ड यूज करके मेन पे पार्टी वेयर का या किसी भी कलेक्शन का लिंक लगा देंगे, तो वो वेबसाइट के अंदर जितने भी लिंक्स लगे होंगे किसी भी कीवर्ड के ऊपर किसी टेक्स्ट के ऊपर, तो वो इंटरनल लिंक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, ऑल टेक्स्ट। अच्छा, अब देखिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी एक टेक्निकल चीज है, मगर मैं आपको बहुत सिंपल करके इसको बता देता हूँ कि देखें हर इमेज के बैकएंड पे एक ऑल टेक्स्ट दिया होता है कि इसको गूगल एनालाइज कर सके और प्रॉपरली हमें समझ आ जाए कि ये कीवर्ड है किस चीज का। अब जैसे कि अगर मैं अब इस इमेज को इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ कि इसका ऑल टेक्स्ट क्या है, तो वो यहाँ पे मुझे बता देगा कि इसका ऑल टेक्स्ट क्या लगा हुआ है। उसके लिए मुझे थोड़ा सा टेक्निकली यहाँ पे ऑल टेक्स्ट को देखना भी पड़ेगा, ठीक है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि उसका क्या ऑल टेक्स्ट यहाँ पे डला हुआ है, और नहीं भी डला हुआ तो वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो इमेज को गूगल की अंडरस्टैंडिंग के लिए या उस इमेज को एक नाम देने के लिए कि ये इमेज है किस चीज की, जो हम टेक्स्ट दे देते हैं इमेज की जगह, इमेज को रिप्लेस करके अगर उसको टेक्स्ट दे दें, मतलब अगर शूज है, ये शूज है, बिल फर्ज यहाँ पे अगर मैं इमेज नहीं लगाता और मैं यहाँ पे चप्पल लिख देता हूँ, तो कम से कम कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा कि इस इमेज के बैक एंड पे एक चप्पल है। तो उसको ऑल टेक्स्ट कहते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट बेसिकली बनता है कि वो इमेज का अल्टरनेटिव हो जाता है कि आप इमेज की जगह अल्टरेशन करके अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे देते हैं कि जिसके बिहाफ पे आपको ये पता चल जाए कि ये इमेज है किस चीज की। इमेज साइज और इमेज
फॉर्मेट, अब इमेज फॉर्मेट बहुत तरह के यूज होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है, एक तरह के नहीं यूज होते। इमेज फॉर्मेट में पीएनजी भी यूज होता है। डब्ल्यूपी जो फॉर्मेट है वो न्यू फॉर्मेट है, ठीक है, जिसमें आपका डाटा या आपकी इमेज बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाती है, ठीक है। और ये चीज थोड़ी सी और टेक्निकल है, तो इस चीज पे थोड़ा सा आप लोगों को टाइम भी लगेगा। इस चीज पे आप क्वेश्चन भी अपने कर सकते हैं इमेज साइज पे और इमेज फॉर्मेटिंग पे। इमेज साइज जितना आपका कम होगा उतनी जल्दी वो इमेज लोड होगी, क्योंकि ये वेबसाइट पे जो भी चीज लोड होती है ये सर्वर की मदद से ही लोड हो रही होती है। तो उसका साइज जितना कम होगा तो आपको उतना ही फायदा होगा अपनी इमेज को लोड करवाने के लिए, ठीक है। अब जैसे ये सारी इमेजेस मैंने ओपन की हैं, ठीक है, अब मैं इनकी देख सकता हूँ कि इसके साइज क्या है, ठीक है, इसकी विड्थ क्या है। तो यहाँ पे ये हर एक चीज आपको शो हो जाती है। अब ये जैसे जेपीजी फॉर्मेट है, ठीक है, और इस इमेज पे जो इसकी डायमेंशन है वो भी यहाँ पे आपको, ये मल्टीप्लाई वाली जो आपको डायमेंशन नजर आ रही हैं वो ये सारी की सारी यहाँ पे यूटिलाइज हुई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर पे। यूआरएल मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी लोकेशन पे जाने के लिए आपको इंटरनेट पे एक यूआरएल चाहिए, ठीक है। इंक्लूड प्राइमरी कीवर्ड इन द यूआरएल, यूज हाइफन टू सेपरेट। अब मैं आपको यूआरएल की एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये मेट्रो शूज खोला हुआ है, अब ये यूआरएल है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हम इसको मेन शूज भी कर सकते हैं, मेन शूज इन पाकिस्तान भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये हाइफन देकर हम इस यूआरएल को क्रिएट करते हैं, वरना अगर मैं इसको मेन शूज को ऐसे लिख दूंगा तो ये पढ़ने में मुश्किल होगा, ठीक है, समझने में मुश्किल होगा। तो हम हाइफन देते हैं, मेन शूज लिखते हैं, ये मेरे कीवर्ड है बेसिकली मेन शूज। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको चेंज करूँ और मेन शूज इन पाकिस्तान कर दूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें शो हो जाएगा कि हमने अपना यूआरएल चेंज किया। मगर ये ऑन पेज पे वेबसाइट के थ्रू हमें चेंज करना पड़ता है और फिर जाके यूआरएल ऑप्टिमाइज होता है। मगर हम इसको पाकिस्तान नहीं करते, हम इसको मेन शूज ही रखते हैं। फिर ये आगे फर्दर स्ट्रेटजीज पे आ जाता है कि हमने इसको मेन शूज करना है या मेन शूज इन पाकिस्तान करना है। तो अगर वेबसाइट आपकी .com.pk है तो अब आपको बाहर से भी यूजर आ रहा है जो आउट ऑफ द पाकिस्तान है, क्योंकि .com.pk है, मतलब आपको कंट्री कोड लेवल भी आ गया पीके, और tld.com.pk डोमेन आ जाएगी, ठीक है। तो कलेक्शन और मेन शूज, तो अब मेन शूज इन पाकिस्तान करेंगे तो सिर्फ फिर ये चीज मेन शूज इन पाकिस्तान के अंदर ही प्रॉपरली रैंक करेगी। तो वो आप इसको पाकिस्तान की लोकेशन पे स्पेसिफिक कर देंगे, तो हमने इसको ब्रॉड कर दिए कीवर्ड को कि मेन शूज आ जाए। अब होता क्या है कि गूगल रेलिवेंसी बनाता है कि जब अगर मैंने मेन शूज लिखा है तो उसका जो टाइटल है उसमें भी मेन शूज का कीवर्ड ऐड है और उसकी डिस्क्रिप्शन में मेन शूज का कीवर्ड ऐड है। अब मैंने हर चीज को देखना है, जिस चीज में साइट लगाऊंगा मुझे पता चल जाएगा कि इसका गूगल ने इसको इंडेक्स किस वे में किया हुआ है। तो इसका अगर आप देखेंगे तो मेन शूज कलेक्शन पे यूआरएल भी आपका आपको नजर आएगा, फिर आपको मेन शूज यहाँ पे कीवर्ड को प्लेसमेंट की हुई है टाइटल में, और फिर वही चीज की हुई है डिस्क्रिप्शन में। तो इसी तरीके से ये प्रॉपर वे होता है आपका प्रॉपर ऑन पेज का कि आपने कैसे कीवर्ड को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। कीवर्ड को आप सेमरस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका वॉल्यूम देखते हैं। मैं आपको एक दफा दोबारा इसका प्रीव्यू कर देता हूँ, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इस लेक्चर में दोबारा आपको बता देता हूँ कि मेन शूज को आपने ऐड उसका वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इतने लोग इसको इस टाइम पे पाकिस्तान में सर्च करते हैं पूरे साल में, और पर मंथ इतनी दफा करते हैं। और फिर वो चीज़ आप अपने यूआरएल में अपनी हर एक चीज़ में यूटिलाइज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट शुरू आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप अपनी कोई नई वेबसाइट बनाते हैं शूज़ की, तो आप ये चाहते हैं कि यार मेरा शूज़ इन पाकिस्तान पे कीवर्ड रैंक हो, तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर उस पेज का मेटा टाइटल भी उसी तरीके से अप शूज ऑनलाइन पाकिस्तान, अब ये देखें शूज इन पाकिस्तान, यहाँ पे आपको शूज ऑनलाइन इन पाकिस्तान आपको उसकी रेलिवेंसी नजर आएगी। फिर ये इसी तरीके से होम पेज का कीवर्ड है। अब यूआरएल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, देखें तीन तरह के यूआरएल बनते हैं। पहले होम पेज का बनता है, जब आप ये आपका होम पेज का यूआरएल है जहाँ पे वेबसाइट के प्राइमरी पेज पर आते हैं, जो होम पेज होता है जहाँ पे हर एक कलेक्शन पड़ी हुई होती है। फिर आते हैं कलेक्शंस पे, अब मेन ने अगर शूज परचेज करना है तो वो मेन कलेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि ये सेपरेट किए होते हैं, सेग्रीगेट किए होते हैं। फिर वुमेन्स पे अगर किसी ने जूता खरीदना है तो वो वुमेन पे चला जाएगा। फिर अगर वुमेन पे आपको जूता पसंद आता है तो आप कैजुअल पे जा रहे हैं, और अगर आपको यहाँ से कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप पेज से होम पेज से कलेक्शन पेज पे, कलेक्शन पेज से आप आगे प्रोडक्ट पेज पे, यहाँ से आगे आप ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करते हैं।
और आपको समझ आ जाती है। अब मैं आपको एक नया लिंक भेज रहा हूँ, आपने उस नए लिंक पे मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स कर लेने, क्वेश्चंस आप टाइप करते जाएंगे, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।